हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो आज हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल के बारे में। सीडीएसएल पर काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो सोचा कि एक डिटेल एनालिसिस सीडीएसएल पर बनती है, क्योंकि इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई से 46% करेक्ट हो चुका है। तो सभी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ सीडीएसएल को लेकर। पहला कि उसमें गिरावट क्यों देखने को मिली है, ये गिरावट कब तक रह सकती है, किस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है या फिर नहीं, या फिर एनएसडीएल का इस टाइम आईपीओ का काफी चर्चा है, तो उससे वो कितना कंपटीशन फेस करेगी, उसके प्राइस पर क्या असर देखने को मिलेगा, सारी चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। एंड चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट के डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये निफ्टी आप देख सकते हो कि 23,650 ऑलरेडी जा चुकी है, 23,500 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, जो कि काफी अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। तो यहाँ पर निफ्टी का आज यहाँ पर देख सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, जो कि काफी अच्छा रहा है। एंड थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि निफ्टी जो है एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर किया है उसने। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकते हैं। ब्रेकआउट जब भी होता है तो एक हमें रीटेस्ट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि एक रीटेस्ट कैंडल इस तरीके से आ सकता है, या फिर ये गैप अप ओपनिंग हुई है तो अगला रेजिस्टेंस जो है हमें में भी देखने को मिले 24,800 का लेवल। ठीक है, एंड अभी जो है सपोर्ट 23,400 380 इस तरीके से रहेगा निफ्टी का। तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में पॉजिटिविटी देख रहे हैं अभी, यानी कि जब तक कि कोई बैड न्यूज नहीं आ जाता है तब तक मार्केट अभी अपना हम पॉजिटिव ही देख रहे हैं। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, क्योंकि जिन्होंने लो लेवल पर अभी इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लिया है तो उन्हें अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो उससे थोड़ा बहुत एक शॉर्ट टर्म करेक्शन में भी हमें देखने को मिला। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं तो शारदा मोटर्स आज टॉप गेनर मेरा 20% का जो है इसमें अपर सर्किट देखने को मिला। एंड मैं क्यों बता रही हूँ इस बारे में, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 247 एप्लीकेशन पर इस स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया था। सो इस वजह से देखकर काफी अच्छा लगा है, तो सोचा कि एक बार मेंशन कराना जरूरी है। सो अभी भी कहती हूँ कि ऑफर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आपने हमारा एप्लीकेशन विजिट नहीं किया है तो कनेक्ट एटलीस्ट आप रह सकते हो हमारे एप्लीकेशन पर। लेकिन फिर भी मार्केट अपना बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज फिर से रुपए की वैल्यू कम देखने को मिली है, क्योंकि कल के दिन ये 86.21 रुपीज था, आज इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है, 43 पैसे कह सकते हैं, कितना माइनस हुआ है, 85.83 रही है। तो आज फिर रुपए की वैल्यू कम रही। तो जब तक ये चीजें स्टेबल नहीं होती है तब तक मार्केट से हम एक बुलिश एक्सपेक्टेशंस नहीं देख सकेंगे अभी। अब चलिए बात कर लेते हैं हम सीडीएसएल के बारे में। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले तो हम बात करें कि सीडीएसएल का प्राइस इतना फॉल क्यों हो रहा है, तो इसके कई सारे रीजंस है सीडीएसएल के। सबसे पहले तो सीडीएसएल इस पिछले कई महीनों से जो है लगातार वॉलेटाइल है। वॉलेटिलिटी, ध्यान दीजिए, वॉलेटिलिटी जहां होती है वहां पर प्राइस एक्शन हमें अलग ही देखने को मिलते हैं। इनके प्राइसेस बहुत ऊपर भी एंड बहुत ज्यादा डाउन भी उसी हिसाब से होते हैं। ऑलरेडी सीडीएसएल को बहुत बार वीडियो में या फिर मेंबर्स के साथ मैंने डिस्कस भी किया है। अभी चलिए कुछ रीजंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसका काफी पुअर रहा। दिसंबर 2031 यानी कि 31 दिसंबर के जो क्वार्टरली डेटा आए थे उसके हिसाब से सीडीएसएल ने जो है 130 करोड़ का लॉस किया था। तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होगी। एंड मैं बात सीडीएसएल की नहीं करूंगी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने जो है दिसंबर क्वार्टर में उस अर्निंग्स उनकी काफी पुअर रही थी, उसमें एक सीडीएसएल भी था। तो ओबियसली जिन जिन कंपनीज के अर्निंग्स पुअर आए थे ना, उन्होंने पूरा परफॉर्मेंस दिया है, एंड उसमें से सीडीएसएल भी शामिल है। दूसरा देखिए शेयर होल्डिंग चेंजेस आए थे। यहाँ पर जो डीआईआईस थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, देखिए उस टाइम बिकवाली का दौर कमाल का चल रहा था, फॉरेन इन्वेस्टर हर जगह से बेच रहे थे। उसी टाइम इन्होंने क्या किया, डीआईआईस ने जो अपनी होल्डिंग्स थी डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने, आप देख सकते हो कि 23.6% से घटाकर 19.1% कर दिया। ऑब्वियसली उसका भी इम्पैक्ट नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, जहां पर हर जगह फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे थे वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक सीडीएसएल में बढ़ा लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। सो इन्होंने 11.37% से अपने स्टेक को बढ़ाकर सेम पीरियड में देख सकते हो, ड्यूरिंग द सेम पीरियड उन्होंने 17.15% ये कर लिया। तो ये यहाँ पर काफी पॉजिटिविटी देखने को मिली। खैर उसका असर पड़ा क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने ही बेचा इसको। इसके बाद देखिए सेक्टरल ट्रेंड का असर पड़ा। काफी टेक्नोलॉजी कंपनीज चैलेंजेस फेस कर रही थी, लो इकोनॉमिकल कंसर्न्स या फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज को चैलेंजिंग फेस करना पड़ रहा था। एंड इसके साथ ही मेन इंपॉर्टेंट क्या रहा वो अगर मैं बात करूं तो मार्केट का पुअर परफॉर्मेंस। और मैं इसका असर नेगेटिव इतना ज्यादा क्यों रहा, ये जानने के लिए चलिए हम डिस्कस करते हैं कि सीडीएसएल को बेनिफिट कैसे मिलता है। क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे कि सीडीएसएल को बेनिफिट कैसे मिलता है तो मार्केट में इतना गिरावट, यानी कि सीडीएसएल में इतना गिरावट क्यों आया, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले सीडीएसएल को बेनिफिट कैसे मिलता है। तो देखिए सीडीएसएल जो है, मैंने सारा डेटा एक साथ रेडी किया है ताकि आपको समझने में भी इजिली आसानी हो।
सीडीएसएल जो है डिपॉजिटरी है जो इंडिया में इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट मैनेज करती है। ये स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सभी होल्ड करती है, उसके सर्विसेज देती है, उसको प्रोवाइड करती है। तो अलग अलग तरीके से इसको बेनिफिट होता है। सबसे पहले देखिए अकाउंट ओपनिंग फीस। जब भी मार्केट में नए इन्वेस्टर्स आते हैं, डीमैट अकाउंट आप कहीं से भी किसी भी ब्रोकर से आप करो, लेकिन डीमैट अकाउंट आप ओपन करते हो तो वो सीडीएसएल के पास ही जाता है। तो आप जितना अकाउंट ओपन करते हो ना, तो उसमें एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं जो उनसे सीडीएसएल कुछ चार्ज लेती है, कुछ फीस लेती है, तो वो उसके पास जाता है। तो जितना ज्यादा अकाउंट ओपन होगा उतना ज्यादा सीडीएसएल का रेवेन्यू बढ़ता है, तो उससे सीडीएसएल को बेनिफिट मिलता है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई कि अकाउंट ओपन करने से इसको बेनिफिट मिलता है, लेकिन इस बार पिछले 5-6 महीने से जो मार्केट में गिरावट देखने को मिली, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स, आई थिंक 53 लाख तक जो है इन्वेस्टर्स ने डीमैट अकाउंट बंद कर दिए जो नए आए थे। तो अब डीमैट अकाउंट बंद करने से इसको बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, तो इससे रेवेन्यूज का घटा, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ एंड सीडीएसएल पे नेगेटिव असर देखने को मिला। दूसरा, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हो लाइक जीरोधा, एंजल वन या फिर कोई भी, तो उसमें आपको एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। कुछ क्वार्टरली होता है, कुछ एनुअल बेसिस पर होता है। तो जो आप अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आप देते हो डीमैट अकाउंट से, तो वो सीडीएसएल के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा होता है। यानी कि वो जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस सीडीएसएल के पास जाता है, क्योंकि वो आपका मेंटेनेंस देखती है, वो सर्विसेज वो प्रोवाइड कराती है, तो उससे उसको बेनिफिट मिलता है। अब इस बार क्या है कि डीमैट अकाउंट्स बंद हुए हैं, तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी इसको कम मिले हैं, तो उसका भी नुकसान इसको झेलना पड़ा। इसके साथ देखिए सबसे ज्यादा बेनिफिट इसको कहाँ मिलता है, ट्रांजेक्शन चार्जेस से। यानी कि जब भी कोई इन्वेस्टर्स किसी भी शेयर को बाय करता है या फिर सेल करता है, या फिर आप इंट्राडे करते हो, ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ऑप्शन करते हो, कुछ भी आप करते हो, तो आपके बाय सेल पे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस करते हैं ना, वो सीडीएसएल के पास जाता है। वो सीडीएसएल का एक छोटा सा फीस होता है उसमें, तो सीडीएसएल को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो जितना ज्यादा मार्केट में ट्रेडिंग होता है उतना ही ज्यादा सीडीएसएल कमाता है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट में इतना ज्यादा जो है गिरावट रहा, इतना कंसर्न रहा, इतना डर रहा कि ट्रेडिंग कम हो गई, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कम रही। इन्वेस्टर्स ने जो है बाय सेल थोड़ा कम किया, जिसके पास था उन्होंने अपना होल्ड करके रखा एंड ट्रेडिंग कम हुई। इसके साथ ही कुछ सेबी के रूल्स रेगुलेशंस भी इस तरीके से आए कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे, खास करके जो ट्रेडिंग करते थे या फिर लाइव ट्रेडिंग करते थे, वो चीजें थोड़ी सी कम हो गई। तो इस वजह से भी सीडीएसएल को नुकसान झेलना पड़ा है। इसके बाद आता है सीडीएसएल को बेनिफिट मिलता है कॉर्पोरेट एक्शंस हैंडलिंग फीस। यानी कि जब भी कोई कंपनी, यहाँ पर देख सकते हैं कि बोनस, शेयर, डिविडेंड्स, स्टॉक स्प्लिट या फिर कोई भी अदर कॉर्पोरेट एक्शंस देती है, तो सीडीएसएल जो है ये प्रोसेस हैंडल करता है वो सारा, एंड इससे वो कंपनीज उससे फीस चार्ज करती है। तो उस वजह से भी सीडीएसएल को बेनिफिट मिलता है। यानी कि जितना बोनस, शेयर, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट होगा उतना सीडीएसएल को बेनिफिट मिलेगा। तो इस टाइम ये आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ये सब चीजें कम हुई है, क्योंकि कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी तभी तो बोनस या फिर शेयर्स, डिविडेंड्स ये सारे दे पाएंगी। तो उसका भी थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट रहा है। यानी कि एक सिंपल तरीके से मैं बताऊं कि अगर स्टॉक मार्केट में एक्टिविटी बढ़ती है, ज्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं, तो सीडीएसएल का बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि ज्यादा डीमैट अकाउंट्स, ज्यादा ट्रांजैक्शंस और ज्यादा सर्विसेज का यूज होता है, तो सीडीएसएल को बेनिफिट मिलता है। एंड इस टाइम ये सारी चीजें कम रही हैं, मार्केट में गिरावट रही है, तो डीमैट अकाउंट पर असर पड़ा है, ट्रांजैक्शंस पर असर पड़ा है, बाई सेल पर असर पड़ा है, तो सीडीएसएल को चैलेंजें फेस करनी पड़ रही है। तो अब इतना तो क्लियर है कि जब मार्केट गिरता है तो सीडीएसएल ऑब्वियसली गिरेगा, एंड जब मार्केट में तेजी आती है, रैली आती है, तो सीडीएसएल भी बढ़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि 4%, 3% की तेजी भी देखने को मिल भी रही है, क्योंकि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो उस हिसाब से उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि एनएसडीएल के आने से सीडीएसएल पर क्या असर पड़ेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसके आईपीओ से क्या असर पड़ेगा। मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बातें करूंगी, ताकि ये वीडियो आपके लिए सच में नीडफुल रहे। अब देखिए सीडीएसएल और एनएसडीएल की बात करूं तो दोनों ही डिपॉजिटरी हैं, दोनों ही इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट मैनेज करती हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। सिर्फ सुनकर रिएक्शन ना दे कि एनएसडीएल आएगा तो सीडीएसएल को प्रॉब्लम होगी, इसको समझिए। अभी तक सीडीएसएल जो है रिटेल इन्वेस्टर में सबसे ज्यादा पॉपुलर था, रिटेल इन्वेस्टर में, लेकिन एनएसडीएल जो है मेनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और लार्ज ब्रोकर के साथ ही काम करती है, एंड सीडीएसएल रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ काम करती है। अब देखिए प्रॉब्लम कब होगी, जब एनएसडीएल अपनी सर्विसेज इंप्रूव करके रिटेल सेगमेंट में अगर एग्रेसिवली एंटर करता है, तो सीडीएसएल पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। पॉजिटिव कम, नेगेटिव भी ज्यादा हो सकते हैं। कब, जब वो रिटेल इन्वेस्टर में रिटेल सेगमेंट में आ जाएगी, अभी वो नहीं है। अब देखिए नेगेटिव इंपैक्ट पहले हम पढ़ते हैं क्या क्या हो सकता है। मार्केट शेयर लॉस कर देगी सीडीएसएल, ऑब्वियसली सीडीएसएल आएगी तो रिटेल मार्केट में स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, तो अगर वो रिटेल सेगमेंट में आती है
तो एनएसडीएल हो सकता है कि नए ऑफर्स, बेटर सर्विसेज लेकर आए, तो रिटेल इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स ऑब्वियसली नई अपॉर्चुनिटीज हर कोई ढूंढता है, तो अट्रैक्ट हो, तो सीडीएसएल का मार्केट शेयर कम हो सकता है। इससे कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग बढ़ जाएगी, दोनों डिपॉजिटरी अपने फीस और सर्विसेज में कंपटीशन बढ़ा सकती हैं एंड सीडीएसएल को फीस कम करनी पड़ सकती है। तो इस आप देखिए, सीडीएसएल अगर नया ऑफर लाती है, वो कुछ प्राइसेस में चेंज करती है ताकि रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके, तो ऐसे में सीडीएसएल को भी अपना जो है मेंटेन करने के लिए फीस कम करना पड़ेगा या फिर और भी कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो उससे उसके प्रॉफिट पर, उसके रेवेन्यू पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इससे सीडीएसएल को नुकसान होगा। तो ऑब्वियसली नुकसान, शेयर प्राइसेस पर असर। एंड मेन प्रॉब्लम कि अगर एनएसडीएल नए ब्रोकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है, तो सीडीएसएल के एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी शिफ्ट हो सकते हैं एनएसडीएल की तरफ, तो वो भी यहाँ पर एक डर है कि सीडीएसएल को आगे प्रॉब्लम हो सकती है अगर एनएसडीएल ऐसा कुछ भी कदम उठाती है तो। इसके साथ ही टेक इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ने से सीडीएसएल को अपनी टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी सिस्टम्स अपग्रेड करने पड़ेंगे, खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट एंड मार्जिन, रेवेन्यूज पर असर पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ फायदा भी होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। अवेयरनेस बढ़ जाएगी, मार्केट एक्सपेंशन बढ़ जाएगा, एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों मिलकर डीमेट अकाउंट अवेयरनेस बढ़ाएंगे, ओवरऑल मार्केट बढ़ेगा, इसका डायरेक्ट फायदा सीडीएसएल को भी फिर मिल सकता है। बेटर सर्विसेज एंड इनोवेशंस मिलेंगी, खास करके हम लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, रिटेल पार्टिसिपेंट्स बढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर एनएसडीएल भी रिटेल इन्वेस्टर को टारगेट करता है तो डीमेट अकाउंट की डिमांड और बढ़ सकती है, ऐसे दोनों कंपनीज अपना बिजनेस ग्रो कर सकती हैं, तो ये कुछ फायदे भी हैं। रेगुलेटरी स्टेबिलिटी, अब देखिए हमेशा कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशंस आते रहते हैं, तो ऐसे में सेबी हमेशा इंश्योर करेगा कि दोनों डिपॉजिटरीज फेयर कंपटीशन करे एंड एक दूसरे को डोमिनेट करे, तो ऐसे में सीडीएसएल पर क्या होगा कि कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर एनएसडीएल फाइनल एक वर्डिक्ट है कि एग्रेसिवली एक्सपेंशन करता है, तो शॉर्ट टर्म में सीडीएसएल को कंपटीशन से चैलेंज मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट ग्रो करेगा और दोनों कंपनीज को फायदा हो सकता है। सीडीएसएल के इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो कंपनी के मार्केट शेयर, इनोवेशन स्ट्रेटेजी पे ध्यान दे, तो ये सीडीएसएल को करना पड़ेगा, तब जाके सीडीएसएल को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पॉजिटिविटी कम है, थोड़ा बहुत असर रहेगा अगर एनएसडीएल ये कदम उठाती है, तो अगर नहीं उठाती है तो सीडीएसएल का कंपटीशन अभी वो नहीं दे पाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। अब बड़ा सवाल, क्या एनएसडीएल के आईपीओ आने से सीडीएसएल के प्राइसेस गिरेंगे? बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ। अब देखिए, जी हाँ, हो सकता है एनएसडीएल के आईपीओ आने से शॉर्ट टर्म में सीडीएसएल के शेयर प्राइसेस पर नेगेटिव असर हो सकता है, लेकिन कब, ये डिपेंड करता है कि आप कंपनी को कैसे देखते हो, दोनों कंपनीज का मार्केट में परफॉर्मेंस कैसा रहता है, एनएसडीएल भी अगर परफॉर्मेंस कैसा देती है उसका असर रहेगा, तब जाके हो सकता है नेगेटिव इंपैक्ट सीडीएसएल को मिले। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाती हूँ। नेगेटिव इंपैक्ट देखिए, सीडीएसएल का प्राइस कब गिर सकता है, डायरेक्ट कंपटीशन बढ़ जाएगा, यानी कि जब एनएसडीएल आएगा तो सबके पास ऑप्शन आ जाएंगे दो। ऑब्वियसली जब दो ऑप्शन आते हैं ना, तो पहले वाले के कस्टमर्स इधर ऑलरेडी शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं तो 40% 50% शिफ्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो अब ऐसे में सीडीएसएल पर असर पड़ेगा जब इसके क्लाइंट्स, इसके कस्टमर्स शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर है मार्केट शेयर शिफ्ट हो सकता है, अगर एनएसडीएल बेटर सर्विसेज और लोअर कॉस्ट ऑफर करता है तो सीडीएसएल का मार्केट शेयर कम हो सकता है, एंड ऑब्वियसली मार्केट शेयर कम करना सीडीएसएल पर नेगेटिव इंपैक्ट डालना। एंड मेन क्या है, वैल्यूएशन प्रेशर। देखिए अभी क्या है कि सीडीएसएल मोनोपोली है, एनएसडीएल अभी लिस्ट नहीं हो, लेकिन तो इस वजह से सीडीएसएल जो है ओवर प्राइस्ड भी अगर ट्रेड करे तो वो प्रीमियम वैल्यू मानी जा रही है क्योंकि इकलौती है। लेकिन अगर एनएसडीएल आता है, एंड वो देखिए यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। प्रॉब्लम कब होगी, सबसे ज्यादा मैं क्लियर बता दूं कि अगर एनएसडीएल का आईपीओ आता है, तो अगर एनएसडीएल फेयर वैल्यूएशन पर लिस्ट होती है तो सीडीएसएल पे बुरा असर रहेगा, पहले भी और बाद में भी। ध्यान दीजिए इस बात का, क्योंकि ऑब्वियसली फेयर वैल्यूएशन के साथ सभी जाना चाहते हैं। मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो अभी सीडीएसएल का वैल्यूएशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दूसरा यहाँ पर क्या है कि अगर एनएसडीएल ओवर प्राइस्ड आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ओवर प्राइस लिस्ट होती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है अप्लाईज हो जाते हैं सब्सक्रिप्शन, तो उसमें ओवर प्राइस्ड अगर हो जाती है, हो सकता है उस टाइम तो सीडीएसएल गिरे, लेकिन ओवर प्राइस्ड होने की वजह से फिर प्राइसेस इसके ड्रॉप हो सकेंगे, एनएसडीएल के प्रॉफिट बुकिंग तो सब सीडीएसएल की तरफ शिफ्ट हो सकेंगे। तो ये दो कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है कि अगर एनएसडीएल फेयर वैल्यूएशन आती है तो बाद में भी प्रॉब्लम होगा सीडीएसएल को, एंड अगर उसका ओवर प्राइस्ड आता है तो सीडीएसएल को बाद में उसका असर नहीं पड़ेगा, मे बी वो एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट देखने को मिले।
एक और प्रॉब्लम हो सकती है फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डीआईएस। फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे कि बताया कि 11% से स्टेक बढ़ाकर 17% कर लिया है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अपना कैपिटल सीडीएसएल से निकालकर एनएसडीएल में भी डाल सके, क्योंकि सबको ऑप्शन चाहिए होते हैं। अगर ऑप्शन मिलेगा, एनएसडीएल जो है जैसे कि इंस्टीट्यूशनल्स या फिर बड़े ब्रोकर के साथ काम करती है, तो ऐसे में एनएसडीएल अगर बेटर सर्विसेज देती है, लो कॉस्ट पर काम करती है, नए ऑफर्स देती है, तो ऑब्वियसली सब उसके साथ शिफ्ट होना चाहेंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस सीडीएसएल को आगे फेस करने पड़ सकते हैं अगर एनएसडीएल का आईपीओ आता है। हालांकि फायदा मिलेगा, डिपॉजिटरी मार्केट ग्रो कर सकता है, क्योंकि डीमैट अकाउंट अभी भी कम है, तो डीमैट अकाउंट का ऑप्शन बढ़ जाएंगे। अगर 2 ऑप्शन आते हैं तो कंपटीशन से सर्विसेज बेटर हो जाएगी, यानी कि अगर एनएसडीएल कंपटीशन बढ़ाकर सर्विसेज बेटर दे रही है, तो ऑब्वियसली सीडीएसएल भी सर्विसेज बेटर अपना करने का कोशिश करेगी। तो ऐसे में इसको ये बेनिफिट मिल सकता है, मतलब हमें भी ये बेनिफिट मिल सकता है। तो सीडीएसएल का एक यूनिक पोजीशन ऑलरेडी है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा अगर वो सारे काम, वो सर्विसेज या फिर जो भी एनएसडीएल प्रोवाइड कराएगी वो भी अगर ये कराती है, तो इसका एक ट्रस्ट बना रहेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हो सकता है, सीडीएसएल के शेयर प्राइसेस डाउन हो सकेंगे, क्योंकि एनएसडीएल के आईपीओ में इंटरेस्ट सब लेना चाहेंगे, तो थोड़ा एक इंपैक्ट रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करें तो एनएसडीएल के परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ये उसी पर डिपेंड करेगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीडीएसएल की बात करें तो अब ये 49 मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रही है। हालांकि एक्चुअल में इस सेक्टर का हम कह सकते हैं, या फिर एक इस इंडस्ट्री का, वो 21 मल्टीपल पी पर ट्रेड करी है, एंड ये 49 पर, तो उस हिसाब से ये ओवर प्राइस दिख रही है। लेकिन जैसे कि बताया कि सीडीएसएल मोनोपोली है, तो एक प्रीमियम प्राइस इसका जो है ओवर प्राइस नहीं माना जा रहा है। इस बात का भी ध्यान रखिए, कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये प्राइस, ये इकलौती है, मोनोपोली है, तो इस हिसाब से वो ओके है। लेकिन हाँ, एनएसडीएल आ जाती है फेयर वैल्यूएशन पर, तब ये बिल्कुल ओवर प्राइस्ड हो सकेगा, एंड ये वैल्यूएशंस फेयर फिर नहीं लगेगा। एंड यहाँ पर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि डीसीएफ मॉडल के अकॉर्डिंग क्या वैल्यूएशंस है एंड इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है सीडीएसएल के। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सीडीएसएल ऑलरेडी जो है अपने हाई से इस टाइम 38% के करेक्शन में है, एंड ऑल टाइम जो है लो 46% का लगा चुकी है। एक लेवल है 1420 1480, इस रेंज को आगे फेस कर सकती है, एंड सपोर्ट इसका मेजर 1080 का है। अभी उस चीज का आप ध्यान रख सकते हो, इस रेंज का आप ध्यान रख सकते हो। 1317 से लेकर 1600 का ये रेंज है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमें कुछ आगे नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक आपको चार्ट एनालिसिस समझाती हूँ कि अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो सीडीएसएल एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है, एंड ये बनाने की कोशिश में अभी एक सेंटर पार्ट यहाँ भी हो सकता है इसका, एंड दूसरा सेंटर पार्ट यहाँ भी हो सकता है, तो इसीलिए इस रेंज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये या तो यहीं से आके एक डाउन मोमेंटम बना के दूसरा बॉटम बनाने की कोशिश कर सकती है, या फिर यहाँ जाने के बाद वो दूसरा बॉटम बनाने की कोशिश कर सकती है। तो इसीलिए इस लेवल्स का आपको ध्यान रखना है, इस रेंज का ध्यान रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि बॉटम बनाने की कोशिश करेगी, एक डाउन मोमेंटम ऊपर जाने के बाद आ भी सकेगा, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकेगी, तब जाके ये एक पूरा डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करेगी, तो हमें अच्छे लेवल्स आगे मिल सकेंगे। सो उम्मीद करूंगी कि सीडीएसएल से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए नीडफुल हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।